होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 8, 9, 10 कहीं तो पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो अपनी प्यारी सी व्हाइट लाइट होती है, ये जो अपनी प्यारी सी ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो सन से आती है, लाइट जो सूरज से लाइट आ रही है व्हाइट लाइट, उसको यदि हम किसी प्रिज्म से पास कर दें, यदि हम किसी प्रिज्म से पास कर दें तो सबको पता है क्या होगा, ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। यहां सामने एक स्क्रीन लगा लें, यहां हमने एक स्क्रीन लगा ली, स्क्रीन पे मूवी नहीं देखना है ना। क्या होगा, ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। ऐसे 1 कलर, ऐसे 2 कलर, ऐसे 3 कलर, 4, 5, 6, 7, समझ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, यहां से। और ये जो 7 कलर स्क्रीन पे बनते हैं, ये जो चीज बन रही है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऑर्डर पता है सबको, सबसे नीचे आती है वायलेट, उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ कोई क्लास 8 का लेक्चर तो चल नहीं रहा है तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। द बैंड ऑफ, लिखने लगे, सब नहीं लिखना, 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब कहने को यहाँ 7 कलर हैं, पर असल में यहाँ इनफाइनाइट कलर हैं। मतलब ये जो ऑर्डर बना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में यहाँ वेवलेंथ स्टार्ट होती है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक। ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्स बताया, 7800 होता है। ठीक है, यानी यहाँ 4000 के बाद अगली वेवलेंथ है 4001, उसके बाद 4002, उसके बाद 4003, और हर वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर कलर होता है। यानी डार्क वायलेट, थोड़ा कम डार्क वायलेट, थोड़ा और कम डार्क वायलेट, नॉर्मल वायलेट, हल्का वायलेट और हल्का वायलेट। तो कहने को आप एक कलर बोल रहे हो, असल में ये इनफाइनाइट कलर्स हैं। 4000.1 एंगस्ट्रॉन्ग, 4000.2 एंगस्ट्रॉन्ग, 4000.21 एंगस्ट्रॉन्ग, 4000.22 एंगस्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो? इसके अंदर इनफाइनाइट वेवलेंथ रखी हैं। ऐसा नहीं है कि 7 ही वेवलेंथ हैं, इनफाइनाइट, 4000.1, 4000.2, 7000.1, 7000.11, बहुत सी हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ हर तरह की मिले, बीच बीच से गायब ना हो, हर तरह की वेवलेंथ मिले, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सारी वेवलेंथ मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पहले की मिलेगी, पर यहां से यहां के बीच की सारी वेवलेंथ मिले, एकदम भरा हुआ हो, एकदम बढ़िया कलरफुल, कोई वेवलेंथ बीच से गायब नहीं, समझ रहे हो? वायलेट, हल्का कम वायलेट, वायलेट ऐसे, फिर वायलेट खत्म हुआ, फिर इंडिगो आया, फिर इंडिगो हल्का हुआ, फिर ब्लू आया, एकदम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये हम पढ़ते आए हैं क्लास 8, 9, 10 से, पर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं होता। एटॉमिक स्पेक्ट्रम थोड़ा दूसरे तरह का होता है, तो वो हमें आज देखना है। नोट कर लें इसको, अगर नोट करना है तो। The band of 7 color obtained on the screen is called spectrum. The splitting of white light into 7 colors is called dispersion. ये 10th क्लास की चीजें हैं, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मिटा रहे। अरे छोटे भी खाए और गुनगुनाए, ऐसा ही था ये, ऐसा ही है ये। आते हैं अपने टॉपिक पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है, सभी लोग बोलेंगे एक स्वर में, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या फर्क है दोनों में, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसी को इन डिटेल पढ़ लेते हैं, बाद में इसको ही बताएंगे। लिख लें, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अंदर की कैलकुलेशन सब में सेम है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको लास्ट में समझा देंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो शुरू करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम से। अब तैयार हो जाओ, टॉपिक अब शुरू हो रहा है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या चीज है, आओ देखते हैं। देखा गया जब किसी गैस को हमने हीट किया, जब किसी गैस के एटम्स को हमने हीट किया, मान लो हमने यहाँ पे किसी ट्यूब में क्या रख ली, कोई एटॉमिक गैस रख ली, कोई एटॉमिक गैस रख ली, और इसको हमने हीट किया, हीटेड। कैसे हीट करेंगे, यहाँ पे ऐसे मोमबत्ती जला के बिल्कुल नहीं, हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट,
करंट मारे गुरिया, है ना। तो इसको इलेक्ट्रिक करंट से हमने हीट किया, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट से इसको हीट किया, तो इसके अंदर के गैस के एटम्स हीट हुए, बिल्कुल हीट होंगे। इसके अंदर कोई एक एटॉमिक गैस थी, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, कोई गैस थी। अच्छा, हीट होने के बाद इसमें से जादुई किरणें निकलने लगी, जादुई किरणें, चिंग जुंग 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 जुंग, इसमें से जादुई किरणें निकलने लगी, इसमें से रेडिएशन निकलने लगी। हुरी बाबा, ये क्या हुआ? इन रेडिएशंस को हमने एक प्रिज्म से पास किया, यहाँ एक प्रिज्म रख लिया। प्रिज्म क्या करेगा, देखेगा ये सिंगल रेडिएशन है या इसके अंदर बहुत से कलर है, यही तो करता है ना, स्प्लिट कर देता है। तो वो देखेगा ये सिंगल वेवलेंथ है या अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ है, उनकी दूरी बढ़ा के स्प्रेड करके डाल देता है। समझ रहे हो, यहाँ सारी वेवलेंथ एक साथ आ रही, प्रिज्म सबको अलग अलग करके दूर दूर बिछा देगा। तो इस प्रिज्म ने क्या किया है, सामने एक स्क्रीन भी लगा लो, यहाँ एक स्क्रीन है। प्रिज्म ने इस रेडिएशन को जब फैलाया तो एक कमाल की चीज देखने को मिली। 1 2 3 4 जो भी थे, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ यहां पे दिखाई पड़ी, कंटिन्यूअस नहीं, कुछ स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। अब आप चाहो तो कलर्स बोल सकते हो, बट कलर हम इसलिए नहीं बोल रहे कि जरूरी नहीं कि ये रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट हो। अब जरूरी थोड़ी ना 4000 से 8000 के बीच में हो, क्या पता 4000 से छोटी वेवलेंथ हो तो वो दिखती नहीं है ना। अल्ट्रावायलेट रीजन में हो सकता हो 8000 से बड़ी वेवलेंथ हो, वो भी दिखती नहीं है इंफ्रारेड रीजन में, है ना। तो हो सकता हो विजिबल, हो सकता हो विजिबल। आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर कलर्स दिख रहे थे और कुछ पर्टिकुलर कलर गायब थे। यानी यहाँ पे वायलेट दिखा, उसके बाद ग्रीन दिखा, उसके बाद रेड, बाकी सब कलर गायब, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, मतलब कुछ गायब थे। वायलेट दिखा, रेड दिखा, ग्रीन दिखा, 3 कलर दिखे सिर्फ, या वायलेट दिखा, ब्लू दिखा, इंडिगो दिखा, बाकी सब कलर गायब। ये अजीब सा स्पेक्ट्रम बन रहा है, इमेजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम अजीब सा है। सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स वर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। कुछ यहां पे पर्टिकुलर लाइन थी। अगर इस स्क्रीन को हम इस तरह से दिखाएं, ये मान लो स्क्रीन है हमारी ऐसी, तो स्क्रीन पे यहां पे कोई वेवलेंथ आई, उसके बाद यहां कोई वेवलेंथ आई, उसके बाद यहां कोई वेवलेंथ आई, उसके बाद यहां कोई वेवलेंथ आई, फिर यहां वेवलेंथ आई, ऐसा कुछ हो रहा है। बीच से बाकी वेवलेंथ गायब है। जैसे मान लो पहली मान ही लो, अगर 4000 मिली तो 4000 के बाद 4001, 4002 सब गायब, 4000 के बाद सीधा मिल रही है 4500, 4500 के बाद 4501, 4502 सब गायब, सीधा मिल रही मान लो 4700। कोई पर्टिकुलर यहां पे वैल्यू भी नहीं था कि 500 का कुछ नहीं, कोई ऐसा ट्रेंड भी नहीं है। ट्रेंड अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं कि अभी बता दें। तो यहां पे उनको कोई वेवलेंथ मिली, जस्ट अज्यूम कर लो, यहां मान लो वेवलेंथ मिली 4000 एंगस्ट्रॉम, जस्ट अज्यूम, तो यहां इनको मिल रही है 4600 एंगस्ट्रॉम, फिर यहां इनको मिल रही है मान लो 4615 एंगस्ट्रॉम। मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर लाइन चली आ रही है और बाकी लाइंस गायब है। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या इसको आप बोल सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम। हां सर, ये नाम तो फील हो रहा है, कुछ लाइंस दिख रही हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। कमाल की बात, अब ये वैल्यूज को मैं हटा दूं, जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। ये इनविजिबल पार्ट भी हो सकता है, विजिबल सिर्फ 4000 से 8000 है। जो बाल्मेर सीरीज आती है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे बाल्मेर, उन्होंने डिस्कवर किया था विजिबल वाला भी, विजिबल भी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि एटॉमिक गैसेस से विजिबल नहीं, विजिबल भी बनता है, बाल्मेर साइंटिस्ट ने बनाया था। बट कई साइंटिस्ट ने देखा कि इनविजिबल रेडिएशन भी आती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सब आ रही है यहाँ पे। कुछ वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ गायब, कैसा ये मसला है भाई। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं डिस्क्रीट, कुछ लाइंस हैं, कुछ लाइंस गायब, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा, कमाल की बात यह है कि डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, और 2 गैसेस का लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मैच नहीं करता, अलग अलग होता है। यानी ये स्पेक्ट्रम हर एक एटम की पहचान है, हर एक एलिमेंट की पहचान है। हमसे कहा ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, ना हम स्मेल करेंगे ना कोई केमिकल टेस्ट, कुछ नहीं। हम उसको लेंगे एक डब्बे में भरकर हीट कर देंगे करंट से, उसमें से रेडिएशन निकलेगी, प्रिज्म लगाएंगे, स्पेक्ट्रम देखेंगे, अच्छा ये तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अच्छा ये तो हीलियम का स्पेक्ट्रम है, अच्छा ये तो नियॉन का स्पेक्ट्रम है। यानी बनाने वाले ने हर एक गैस को एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम दिया है।
जैसे बनाने वाले ने हम और आपको अलग बनाया, हर गैस के स्पेक्ट्रम को अलग बनाया है। सब एवरी गैस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि डेफिनेटली दूसरी गैस से अलग है। किसी का स्पेक्ट्रम देख के साइंटिस्ट बता सकता है ये कौन सी गैस है। यानी एक कमाल की प्रॉपर्टी मिली है, और डेफिनेटली अगर सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से आई होगी। फंडामेंटल यानी एटम से। अब इसको जोड़ेंगे एटॉमिक मॉडल से, और ये काम किया था ग्रेट नील बोहर ने, नोबेल प्राइज तभी तो मिला। ये चीज एक्सप्लेन कर ले गए वो, ये चीज रदरफोर्ड अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलो बातें नहीं करते, वापस आते हैं कि ये कैसे हुआ। इन शॉर्ट ये कैसे हो रहा है सर, कुछ लाइंस दिख रही हैं कुछ लाइंस नहीं, चलो देखते हैं। इसको नोट कर लें, मिटा रहे। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे, मिटा रहे हैं। ओके, देखो कोई जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी तुम हो। अपनी सेहत का ध्यान दो, अपने पॉजिटिव माइंड का ध्यान दो। तुम खुश तो तुम्हारे अगल बगल सब लोग खुश, किसी के पीछे पागल मत हो। तू इतना जरूरी कैसे हुआ। अब ये कैसे हुआ ये इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बना, तो एक्सप्लेनेशन देखिए आइए इसका। अभी कैलकुलेट भी करा देंगे कि कौन कौन सी लाइन निकलती है, सब आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर इमिशन डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। आइए देखिए क्या हो रही है कहानी। क्या आप लोग को बोहर एटॉमिक मॉडल याद है? नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, H एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी लेवल्स होते हैं। बोहर ने ये कहा था कि ऑर्बिट हटाओ, एनर्जी लेवल्स। यहां मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। बस इससे काम बन जाएगा। 4 ऑर्बिट बना ली। हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, जो कि बोहर ने दे रखी थी, सर नील बोहर ने दे रखी है। तो बोहर साहब ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, चलो याद करो, -13.6 इंटू Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। Z होता है एटॉमिक नंबर, n होता है ऑर्बिट नंबर। यहां n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, ये n है ऑर्बिट नंबर, Z एटॉमिक नंबर। अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो भैया हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम एनर्जी अब निकालते जाएं n की वैल्यू चेंज करते करते, तो हम यहां से एनर्जी निकालेंगे। मान लो हमने E1 निकाला फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो -13.6, Z की वैल्यू 1 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम E2 निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ऊपर ये तो 1 है, 13.6 डिवाइड बाई 4 हम बता रहे हैं आपको आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम थर्ड शेल की निकालना चाहें तो n की वैल्यू 3, Z की वैल्यू अभी भी 1, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड करोगे आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर से अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालें तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, इसको 16 से डिवाइड करोगे आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि याद कर लो, बड़ी कॉमन वैल्यूज हैं। खैर कोई बात नहीं, अब याद कर लो। तो -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। जरा ध्यान से देखो कि एनर्जी लेवल भी बड़े डिस्क्रीट से हैं। 13.6 के बाद 10, 9, 6, 7, 8, 11, 12 सब गायब। 13.6 के बाद सीधा मिलता है 3.4। यानी एनर्जी लेवल भी कुछ पर्टिकुलर है। बोहर ने यही तो कहा था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। कहीं भी रिवॉल्व नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं जाता है। हम लोग जैसा स्पेशल है, इसी दोस्त के घर जाएगा। ठीक है, तो खैर, तो जनरली हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही बात है, वो यहां पे रहता है पहली ऑर्बिट में। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री वाले बता देंगे 1s1। तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा जब आप इसको हीट करोगे? जब आप इसको हीट करोगे ना, तो एटम को मिलेगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी। आप ध्यान से देखो, बाहर आते वक्त एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है कि बढ़ रही है?
बढ़ रही है, नेगेटिव में वैल्यूज है ना, बढ़ रही है। देखो सबसे कम एनर्जी सबसे लोएस्ट शेल की है, मेरा माइक का वायर थोड़ा फंस गया। सबसे कम एनर्जी देखो सबसे लोएस्ट शेल की है, इसकी -13.6, बहुत छोटी एनर्जी। फिर एनर्जी बढ़ गई, नेगेटिव में कम हुआ यानी बढ़ना, ये और बड़ी बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर किसी हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। जैसे ही आप हीट करोगे, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सब बातें। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ने करीब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी 10.2, तो इसमें 10.2 जोड़ो तो 6 में से 2 गया 4, 13 में से 10 गया 3, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कूदी मार के छलंगू मार के यहां पहुंच गया। बट प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल्स। हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल है, वहां रहना नहीं चाहता, है ना। एक्साइटेड स्टेट्स, कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में कहां रहना चाहती है, हर चीज चाहती है ग्राउंड स्टेट में, सबसे कम एनर्जी में रहे, है कि नहीं। हम लोग को कोई बहुत एनर्जी में कहते हैं, बहुत एनर्जी में आ जाओ तो झुम झुम झुम, कहाँ मजा आता है, मजा आता है बैठ गया आराम से एकदम लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल है, गिर सकता है इधर उधर, खुश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा वापस आना टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो अब क्या होगा, वो नोट कर लिया, मिटा रहे 1 2 3 4, बंद करो सर ये अत्याचार। हाँ, अब क्या, इलेक्ट्रॉन ये वापस भागना चाहेगा। सो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर लेते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 ऑन हीटिंग, पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल, पॉइंट नंबर 3 सो इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक या फॉल्स बैक ले लो। सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, इसको बोलते हैं बच्चों डी एक्साइट, वापस आना, टू अ लोअर एनर्जी लेवल, वापस ग्राउंड स्टेट पे या नीचे आएगा। मान लो यहां पहुंच गया है तो हो सकता हो यहां है, हो सकता हो यहां है, ठीक है। मान लो फर्स्ट से थर्ड पे चला जाए तो हो सकता हो थर्ड से पहले 2 पे आए फिर 1 पे आए, हो सकता है थर्ड से सीधा 1 पे आए, मतलब लोअर आना चाहेगा, एनर्जी कम करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक डी एक्साइट टू अ लोअर एनर्जी लेवल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन भैया वापस आएगा तो कुछ एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। अरे एनर्जी खा करी तो यहां से यहां गया था 10.2, फिर से बोल देता हूं, नोट्स में लिख लो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खाया था, तभी तो यहां से यहां पहुंच पाया था। डिफरेंस है ना 10.2 का, देखो 10.2 का। तो अब वापस आते वक्त वो एनर्जी वापस भी तो देनी पड़ेगी, वापस यहीं तो आना, इसी घर में तो रहना। इस घर के नियम कानून क्या है, इस घर के नियम कानून है कि 13.6 एनर्जी लेके रह सकते हो नेगेटिव में, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो फेंक के आओ। सो falls back to a lower energy level, emitting energy in form of radiation। अब रेडिएशन बोलो उसको या फोटॉन बोलो, यानी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां वापस आएगा तब यहां से एक फोटॉन बाहर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस एनर्जी है वो उसको इमिट करनी होगी। अब इस फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, बड़ा आसान है, एनर्जी ऑफ सच फोटॉन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 2 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन। समझ में आ गया, इस फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, इन 2 ऑर्बिट्स का एनर्जी का डिफरेंस। भाई यहां से आने के लिए इतनी ही एनर्जी हटानी होगी जितना इनका डिफरेंस है, उसी एनर्जी का फोटॉन बाहर निकल जाएगा।
यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन n2 लेवल से n1 पे आया, यहां तो 2 से 1 पे आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना 2 से 1 पे आए, हो सकता है यहां से यहां पहुंच गया हो, 4 से 2 पे आए, 4 से 3 पे। देखो अगर 4 से 2 आएगा फिर 2 से 1 आएगा, रास्ता है, तो हो सकता है 4 से 2 आ रहा, हो सकता है 4 से 3, हो सकता है कहीं से भी कहीं। सो अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे आ रहा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे आ रहा है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन emitted is equals to En2 minus En1. Energy of photon emitted is equals to En2 minus En1. यहां तक नोट करो, कहानी समझ में आएगी, पूरा समझ में आएगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसे बना। अभी धीमे धीमे समझते जाओ। पहले मैंने बोला क्या है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी, ये तो हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल, हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते थे। किसी भी एटम में आपको एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 रख दी, फिर मैंने एन की वैल्यू वेरी की, एन की वैल्यू 1 रखी तो ये मिला, एन की वैल्यू 2 रखी तो ये, 3 रखी तो 4 रखी। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन जनरली ग्राउंड स्टेट में रहता है फर्स्ट ऑर्बिट में, बट जब हीट करोगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, करंट से हीट किया था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। खा के लालची तो है, खा के ऊपर चला गया। अब खा के ऊपर चला गया पर वही है, पचा नहीं खाना, वहां जाके अनस्टेबल हो गया, अरे ज्यादा एनर्जी है रे। अब क्या करें इसको, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल, इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन अब वापस आना चाहेगा, फॉल्स बैक या डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी लेवल। वापस आने के लिए जो एनर्जी खाई थी वो वापस करनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी निकलती है इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन। अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, जो दो इन एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। बहुत बढ़िया, एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल डिफरेंस एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स इन्वॉल्वड इन ट्रांजिशन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू En2 माइनस En1, En2 माइनस En1, En2 माइनस En1, En2 माइनस En1। अब जरा ध्यान से देखो, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है बच्चों, ये नोट कर लिया, मिटा दे, पॉज करके नोट कर लो। हाँ, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है बच्चों, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है दैट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा होती है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो यहां ध्यान देखो क्या हम लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू En2 माइनस En1। अब मुझे ये बताओ कि En2 En1 क्या कुछ भी हो सकता है, सुनना, En2 और En1 क्या कुछ भी हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इनकी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इनकी। En2 या तो 3.4 होगा या 1.51 होगा या 0.85 होगा, या इसके बाद आता है 0.54 होगा, या उसके बाद 0.37 आता है, उसके बाद 0.27 आता है। यानी इनकी वैल्यूज क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, ये कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकते। अरे नहीं समझे, ये कुछ कह रहे हो, कुछ भी थोड़ी ना हो सकते हैं। En2 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सेकंड ये तो होगा नहीं, यहां से या तो 3.4 हो या 1.51 हो। यानी ये जो डिफरेंस है ये कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएगा हमेशा, कुछ भी नहीं आ सकता। अब अगर इसकी वैल्यूज कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी तो क्या लैम्डा की वैल्यू भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी। इसका मतलब लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली, और यहीं से जन्म हो जाएगा किसका, डिस्क्रीट बोलो या लाइन स्पेक्ट्रम बोलो। समझ में आया, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, वहां स्टेबल नहीं है, वापस आया, वापस आते वक्त एनर्जी इमिट किया, जो एनर्जी इमिट किया दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ किस फॉर्म में, फोटोन। फोटोन की एनर्जी के, जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 लेवल, हो सकता है 3 से 2 पे आए, 4 से 3 पे आए, कहीं भी हो सकता है। अभी ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन यहीं था, कहीं भी हो सकता है, ये सब अभी चीजें आगे बताएं। खैर, फिर एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, जो फोटोन निकला, जो कलर है उसकी वेवलेंथ, hc बाय लैम्डा En2 माइनस En1। क्या En2 माइनस En1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, नहीं, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी, या तो ये डिफरेंस, या तो ये डिफरेंस, या तो ये डिफरेंस, या तो ये, या तो ये। कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होंगी, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। En2 En1 की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, यानी लैम्डा की भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आ सकती हैं। फील हुआ ये,
लैम्डा की क्या हर तरह की वैल्यू आ सकती है? नहीं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज। भाई पहली बार ये n2 मान लो 3.4 रखा, -3.4, ये n1 -3.6, तो कुछ एक पर्टिकुलर डिफरेंस आया 10.2। फिर ये रखा तो कुछ पर्टिकुलर, ये रखा पर्टिकुलर, कुछ ही पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लैम्डा भी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू है, जिसकी वजह से ये आपको डिस्क्रीट यानी लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा था। ये एक्सप्लेनेशन रहा और यही कॉन्सेप्ट भी है। बस इसके बाद कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है आज के लेक्चर में, इसके बाद सिर्फ रटी रटाई बातें अब बतानी है मेरे आपको। यही थी कहानी। क्या आप किसी को बता सकते हो कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं? अगर बोहर बोलता कि यहाँ पे हर तरह की एनर्जी है, अगर बोहर बोलते कि यहाँ पे हर तरह की एनर्जी है, ऑर्बिट कोई भी हो सकती है, तो En2 En1 की इन्फिनाइट वैल्यूज होती और कंटिन्यूअस वैल्यू होती, फिर लैम्डा की भी कंटिन्यूअस वैल्यू होती, फिर स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस बनता, जैसा कि रदरफोर्ड का मॉडल कह रहा था, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल का फेलियर था। रदरफोर्ड साहब ने सिर्फ इतना बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। वाह 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 वाह, क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बट वो सर्कुलर ऑर्बिट कौन कौन सी होगी नहीं बताया। उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, ये भी, यहाँ 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 भी, हर जगह। यानी एनर्जी -13.6, -13.5, -13.4, -13.51, -13.39 सब है। यानी En2 En1 की कंटिन्यूअस वैल्यू है, यानी लैम्डा की कंटिन्यूअस वैल्यू आएगी, यानी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा। रदरफोर्ड का यही डिफेक्ट था, रदरफोर्ड के मॉडल से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा था, जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, जिसको एक्सप्लेन किया नील बोहर ने, गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। फील हुआ? उन्होंने कह दिया एनर्जी की वैल्यूज ही फिक्स है, और रदरफोर्ड कह रहा है कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अरे भाई कोई भी वैल्यूज हो जाएंगी, लैम्डा भी कोई भी वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू लेगा तो फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा ना, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सवाल किया जाए, मिटा रहे इसको, मिटा रहे। ओके, आओ अब एक सवाल कराते हैं। पहले सिस्टमैटिक तरह से कराएंगे, फिर शॉर्टकट बताएंगे। बस यही बातें तो याद आएंगी सर। हाँ ठीक है, खुश हो गए तो समझ में आ गया ना। ऐसे 500 का नोट ऐसे उड़ा के फेंक देते, कोचिंग में होते ना, सर आपके ऊपर आते ऐसे 500 का नोट उड़ा के जेब में रख लेते। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ वैसे, चलो अच्छा ही हुआ, खैर ऐसे बच्चे नहीं मिले, ऐसे पैसा उड़ा देते क्लास में आके, छी छी हाँ वापस आओ। ऐसा होता था, मैं क्लास में अच्छा सवाल देता था तो यहाँ पे मैं 500 का नोट ऐसे फंसा देता था। यहाँ पे बोर्ड में जगह होती है, इसमें 500 का नोट फंसा देता था। लालच। फिर बच्चे सवाल करते थे, फिर जब सवाल करते रहते थे बीच में 500 और फिर 500 और 500 ऐसे डालता रहता था, 3-3 हज़ार तक चला जाता था। मिला है? हाँ मिला भी 1-2 बार, ज़्यादा बार नहीं। सवाल तो बढ़िया देता था ना, 3000 बहुत होता था। कभी कभी मिल जाता था लोगों को, बहुत दुख होता था उस दिन। बहुत अच्छा सवाल देता था कोई ना कोई, कभी कभी कर जाता था। चलो वापस आते हैं, तो क्या था? आते हैं एक सवाल में, बहुत खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाएगा। 500 का नोट नहीं लटक रहा है, टेंशन मत लो। तो सवाल क्या है कि फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ of a photon emitted when an electron in hydrogen atom makes transition from n is equals to 3 to n is equals to 1। तो चला इसको कॉन्सेप्चुअली करेंगे। n is equals to 3 से n is equals to 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन आया है, इस टाइम जो फोटोन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी और उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। ट्राई करें, मैं साथ दूंगा इस क्वेश्चन में आपका। 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन 1 से कहां भाग गया था? 3 में, या पता नहीं कहां से 3 में आया, हमसे क्या मतलब पुरानी कहानी से। हमसे कह रहा है कि एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन बताइए जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में वापस आया। तो ये जो फोटोन निकला इसकी एनर्जी और इसकी वेवलेंथ बताइए। तो बड़ा आसान है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स, दैट इज En2 माइनस En1। एनर्जी ऑफ nth लेवल इज गिवन एज -13.6 इंटू Z² बटे
n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोहर साहब ने देखे गए थे मॉडल। यहाँ Z की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, आपको पता है ज़्यादातर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करते हैं। तो Z की वैल्यू 1 रख के एनर्जी ऑफ फोटोन -13.6 इंटू 1²। N2 क्या है 3rd, तो 3 का स्क्वायर -13.6 इंटू Z² अपॉन N1 क्या है 1 का स्क्वायर। ये एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। सो -13.6 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, -13.6 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा -1.51 प्लस 13.6। सो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 600 में से 1 गया 9, 6 में से 5 गया, 5 में से 5 जाएगा फिर 0.13 में से 1 गया 12, बोले सही 6 में से 5 जाएगा ना, नहीं यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा तो इसमें से एक हासिल है, हाँ 10 ठीक है 0.0 नहीं 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करीब करीब अप्रॉक्स वैल्यू है ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। और क्या पूछा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब फोटोन की एनर्जी पता चल गई, इस फोटोन की एनर्जी कितनी है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमेशा इसमें से ये एनर्जी माइनस करना, ये ज्यादा होती है कम, एनर्जी बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। ये कौन सी एनर्जी लेवल था -13.6 वाला, ये -1.51 वाला, डिफरेंस आ गया 12.09। अब बात कर रहा है कि इस फोटोन की वेवलेंथ बताइए। तो देखो फोटोन की क्या कहानी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है बच्चों hc/λ। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा hc/ एनर्जी ऑफ फोटोन, है कि नहीं। तो यहां से हम लिख सकते हैं h की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी ऑफ फोटोन आई है 12.09 पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। यहां से लैम्डा आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सर बहुत गंदा मजा लिया, ये कौन कैलकुलेट करेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, तो उसको एसआई यूनिट में चेंज किया, तो जूल्स में कैसे चेंज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, ओ स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे, आप एक शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट अब इससे भी बढ़िया शॉर्टकट बताएंगे, पहले भी ये सीख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैम्डा अगर आपको इन एंगस्ट्रॉम्स निकालना है तो आप ऊपर hc की जगह रख दो 12375, अरे भाई दोनों कांस्टेंट ही तो हैं 12375, और नीचे एनर्जी जो फोटोन की रखना उसको इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना। मस्त शॉर्टकट, मस्त शॉर्टकट। अगर आपको फोटोन की एनर्जी पता है, अभी और भी तरीका बताएंगे, पहले भी ये तरीका सीख लो। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12375, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 1024 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली यहां मैंने 12.08 लेके सॉल्व किया है, तो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा की वैल्यू आएगी 1024 एंगस्ट्रॉम। क्या ये विजिबल है? बिल्कुल नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं कि सारी विजिबल निकले जरूरी नहीं, विजिबल 4000 से 8000, ये विजिबल नहीं, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में चली गई। क्लियर है? अच्छा, तो सर पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं 12375, पता नहीं क्या बोलते हैं। अब शॉर्टकट सुनो, इसको नोट कर लो, ये शॉर्टकट नहीं ना, बट ये भी आना चाहिए। बच्चे सिर्फ 1/λ का फॉर्मूला याद करते हैं, मैं भी सिखा दूंगा सीधा लैम्डा निकालना, बट ये भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। सर 500 दो मिटा रहे, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखो डायरेक्टली लैम्डा निकालने का तरीका भी है, वो क्या है आओ सीखते हैं। सीधा लैम्डा निकालने का अब एक फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं जो पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज में काम करेगा हमारी। अब सीधा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, है ना, शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट बोल लो या यही मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लैम्डा ऑफ इमिटेड फोटोन। अब सीधा एकदम एक बार में, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू
En2 माइनस En1 सब लोग मान रहे हैं, मान रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, hc बाय लैम्डा। बहुत बढ़िया। En2 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू नहीं रख रहे, क्या पता हाइड्रोजन के सिवा कोई और एटम हो, एक जनरल फॉर्मूला बना रहे, किसी भी एटम के लिए लगा सकते हो। वाह वाह। फिर माइनस, भाई N2 में से N1 माइनस करेंगे, बाहर वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस आएगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। जेड तो सेम रहेगा, कोई एक एटम की ही बात होगी। अच्छा, तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहां से 13.6 जरा कॉमन ले लो और जेड स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा शायद, बिल्कुल। सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर, और यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लोगे, बचेगा माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। मस्त फॉर्मूला बन रहा है, बहुत मस्त। अब एक काम करो, हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो hc को इधर भेज दो। सो यू विल गेट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन hc इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लोगे, तो ये प्लस 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लिया, बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। फिर hc को नीचे भेज दिया। अब देखो h एक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, c एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, h इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, c एक कांस्टेंट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ऊपर भी एक कांस्टेंट है। इन तीनों को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, 13.6 अपॉन hc गिव्स यू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, विच इज कॉल्ड आर रिडबर्ग कांस्टेंट। आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको बाद में बताऊंगा याद क्या करना है इसको। याद बस ये समझ लो, ये पूरा टर्म हट के आर आ गया। अब अपने पास फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला रट लो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये पूरा हट गया, पचिक, इसकी जगह आया आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लैम्डा ऑफ इमिटेड फोटोन। आर की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। N1 जहां इलेक्ट्रॉन आया, बड़ा सिंपल है, देखो N1 बाद वाला जहां इलेक्ट्रॉन आया, N2 जहां से आया, N2 बाहर वाला जहां से आया, N1 जहां पे आया। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। ये पूरे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन होल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इससे आप डायरेक्ट लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। तो पिछला वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जब एनर्जी ऑफ फोटोन दे दे और तब लैम्डा पूछे, तो E इज इक्वल्स टू 12375 अपॉन, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू 12375 अपॉन E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी करना पड़ सकता, हो सकता है एनर्जी ऑफ फोटोन दे दे, हो सकता है सीधा लैम्डा पूछे, तो ये फॉर्मूला नोट करो इसको पहले। अब चलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की तरफ, नोट करो पहले, नोट कर लिया। थोड़ा सा आप सीरीज का फील देते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का। वन बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब चलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर। कुछ सीरीज बनी हुई है हमारे पास, स्पेक्ट्रल सीरीज। एक को समझाता हूं डिटेल में, बाकी अपने आप समझ में आने लगेंगे। स्पेक्ट्रल सीरीज जरा सुनो, ये मैं एनर्जी लेवल जरा बनाता हूं। क्या बना रहे हैं हम? एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए मान लो H एटम, या किसी का भी मान लो, कोई भी एटम है, उसका एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, चलो हाइड्रोजन का बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, थोड़ा फील भी आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 1 कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस n इज इक्वल्स टू 2 कितना होता है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज अच्छी
n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो धीमे धीमे लाइन पास होती जा रही है क्योंकि डिफरेंस देखो कम हो रहा है। माइनस 13.6 के बाद सीधा माइनस 3.4 आया, बहुत बड़ा डिफरेंस 10.2 का, उसका डिफरेंस कम हो गया, उसके बाद और कम हो जाता है डिफरेंस। लगातार पता है लाइंस पास आती हैं। n इज इक्वल्स टू 4, एनर्जी लेवल बार बार पास होते जाते हैं धीमे धीमे। हाँ, n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके बाद आता है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.37 चलता जाता है। धीमे धीमे लाइंस पास हो जाएंगी। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, फिर पास होते होते ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगी एकदम, ठीक है ना। और करते 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 आप एक जगह पहुंच जाओगे, वहां पे n टेंड टू इंफिनिटी हो जाएगा। देखो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी नेगेटिव में कम होती जा रही है, और जहां पे n नेगेटिव होगा वहां पे एनर्जी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा फॉर्मूला चेक कर लो एनर्जी का, E इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जहां पे n की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, n बढ़ता 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 इन्फिनाइट, एनर्जी देखो बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही, वैल्यू में घट रही है पर वैसे तो बढ़ रही है ना, मैग्नीट्यूड में घट रही है। तो करते माइनस 13.6 3.4 माइनस 0 पहुंच जाएगी जब n की वैल्यू इन्फिनाइट। ख्याल ये अपने टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था आज का कि मान लो इलेक्ट्रॉन 1 से जंप करके 2 में गया तो 2 से वापस 1 में आया, या मान लो जंप करके 3 में गया और 3 से वापस 1 में आया, या मान लो 4 में गया और 4 से 1 में आया, या मान लो 5 से 1 में आया, 6 से 1 में आया, 7 से 1 में आया, या इन्फिनाइट से 1 में आया। हर बार एक नई वेवलेंथ बनेगी क्योंकि भाई वेवलेंथ डिपेंड करती है n1 n2 पे। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 पे डिपेंड करती है। पहली बार n2 2 होगा, अगली बार n2 3 होगा, n2 4 होगा, n2 5, पर n1 सबके लिए सेम है। अगर n1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जितनी भी वेवलेंथ आएंगी इन सबको हम एक सीरीज बोलते हैं विच इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम लाइमन। इन सारी वेवलेंथ्स को हम बोलते हैं कि ये लाइमन सीरीज की लाइन है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, समझ लो, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये एक लाइमन सीरीज बनती है अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे गिरता है। थोड़ा सीरीज को और इन डिटेल समझे, सवाल कराए इस पे, लाइमन सीरीज फील हुआ। जैसे आपको मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं, सवाल है, यहां सवाल ले देता हूं, फाइंड द लैम्डा ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम, अब यहां पे आ जाओ, फॉल्स फ्रॉम पहला ले लो, n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे। डेफिनेटली लाइमन सीरीज का ही पार्ट है, 2 से 1 ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन। इसका लैम्डा निकालना है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों z की वैल्यू तो 1 रखनी होगी, ठीक है। यहां पे n2 की वैल्यू 2 होगी, n1 की वैल्यू 1, 2 से 1 में आ रहा, ये n2 ये n1। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो r की वैल्यू नहीं रखनी है, z हो गया 1 स्क्वायर 1 अपॉन n1 कहां पे आया 1 पे, कहां से आया 2 से, ठीक। ये लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में आता है, किसमें, एंगस्ट्रॉन्ग। इस फॉर्मूले में लैम्डा किस में आता है, इन एंगस्ट्रॉन्ग, ये याद रखना, ठीक है। आ जाओ, अब 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 बाई 4। अब वो आर हम एंगस्ट्रॉन्ग में रखते हैं, इस वजह से एंगस्ट्रॉन्ग में आता है, आर जिसमें रखोगे उसमें आएगा लैम्डा, ठीक है। छोड़ दो यहाँ पे, आ जाओ अभी 1 माइनस 1 बाई, वो कंफ्यूज नहीं हो, हाँ। यहां से इसको सॉल्व करो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3 बाई 4। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 4 बाई 3 इंटू 1 बाई आर। ध्यान से देख लो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लैम्डा उधर गया, 4 बाई 3 और r को 1 बाई आर लिख सकते हैं। 1 बाई आर क्यों लिखा, क्योंकि 1 बाई आर की वैल्यू अब आपको याद रखनी है, 1 बाई आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम।
अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको कभी 910 912 भी रख लेना जिस पे बढ़िया कैंसिल हो रहा हो। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, 100% सही नहीं है बट काम कर जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। अब हमको लग रहा है 911 3 से नहीं कटने वाला, तो इसको हम 912 कर लेंगे। अप्रॉक्स थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9, 0 3 4 12, 4 4 16, 1 4 3 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो पहली लाइन है इसकी वेवलेंथ आ रही है 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम पहली लाइन की, 1216 एंगस्ट्रॉम। अभी देखते जाना, वैल्यूज में मजा आएगा। नेक्स्ट आप खुद से ये समझ में आया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/m स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r, 1/r की वैल्यू 911 रख दिया, खेल खत्म। अब जरा आप ये निकाल के दिखाओ, n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1, जल्दी से। n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, पॉज करके जल्दी से खर्र एकदम खटाक से। सो आर जेड की वैल्यू अभी भी 1, n1 कहां पे आया, 1 कहां से आया, 3 से। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1/9, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1/9, एलसीएम हो गया 9, 9 माइनस 1 8/9, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/8 इंटू 1/r, बोल सकते हैं 9/8 इंटू 1/r, 1/r 911, सो इट्स अप्रोक्सीम, अभी तो इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9/8 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। अब यार 911 मेरा कुछ बहुत बढ़िया कट नहीं रहा है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 910 ले लेता हूं, 9/8 912 ले लेता हूं, 912 एंगस्ट्रॉम। 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 2 8, 4 2 8 11, 4 2 8 32, 4 8 32, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 9 4 36, 3 9 9 और 3 12, 9 4 36, 3 9 1 9 और 3 12, 2 1 गया हासिल, 9 9 0, 1026 एंगस्ट्रॉम। थोड़ी देर पहले हम लोग ने यही वैल्यू कैलकुलेट की थी, 1024 एंगस्ट्रॉम आया था जो पहला न्यूमेरिकल कराया था, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1। जो पहला न्यूमेरिकल मैंने आज कराया था कि एनर्जी निकालो, वेवलेंथ निकालो, n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम का, 1024, ये भी करीब करीब वही वैल्यू है 1026, यानी 1216 के बाद अगली वैल्यू मिल रही है 1024 एंगस्ट्रॉम। सो व्हाट यू कैन सी कि जैसे जैसे लाइंस बढ़ रही हैं वेवलेंथ कम हो रही है। अच्छा कमाल की बात यह है कि 1026 के बाद 1025 नहीं मिला, 1026 है ना ये, या 1216 के बाद 1215, 1214, 1210, इवन 1100 भी गायब है, 1150 सब गायब है, बिकॉज इट इज अ डिस्क्रीट, इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस नहीं है। 1216 के बाद अगली वेवलेंथ आती है सीधा 1026, ये 1216 के बाद सीधा 1026, इसके बाद और छोटी होने वाली है, निकालेंगे, एक और कर लीजिए, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ आप देख रहे हैं लगातार कम हो रही है, ट्राई करें पॉज करके, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1, 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू आर 1 स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा आर 1 माइनस 1/16, सो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एलसीएम 16, 16 माइनस 1 15/16, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 16/15 इंटू 1/r, 1/r को 911 की जगह 910 रखूंगा मैं क्योंकि नीचे 15 है, तो 16/15 इंटू 911, लैम्डा इज इक्वल 16/15 1/r, 911 कट नहीं रहा है, तो इसको करीब करीब मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आपकी वैल्यू निकलेगी 910 मान लिया, 5 3 15, 5 1 5 41, 5 8 40, 10, 5 2 10, अब ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो इसको करीब करीब 180 मान लो, अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, 3 3 3 6 18 0, 16 छक्के 96, 9 660, तो लैम्डा इज नियरली इक्वल टू 960 एंगस्ट्रॉम। तो जो अगली वेवलेंथ मिल रही है वो मेरे 960 एंगस्ट्रॉम मिल रही है, देख रहे हैं आप जरा, 1026 के बाद सीधा 960, 1025, 1024, 1980 सब गायब, सीधा 960, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, करते 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 आप लास्ट लाइन पे पहुंच जाओगे जब इन्फिनिट से 1 आएगा।
अच्छा, एक चीज आपने देखी, जितना लंबा ट्रांजिशन उतनी छोटी वेवलेंथ, जितना लंबा ट्रांजिशन उतनी छोटी वेवलेंथ, और जितना छोटा ट्रांजिशन उतनी बड़ी वेवलेंथ। ये सबसे बड़ी वेवलेंथ है लाइमन सीरीज की। देखो धीमे धीमे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, 1026, 960, और ये सबसे छोटी आएगी। उल्टा कहानी है ना, सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे छोटे ट्रांजिशन से, और सबसे छोटी वेवलेंथ आएगी सबसे बड़े से। ट्राई कर लो, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल्स टू 1। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r, 1 स्क्वायर 1 अपॉन n1, तो 1 ही हो जाएगा। कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। सो इन 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 गया, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r, और क्या बचा? सब तो 1 है, ये तो 0 हो जाएगा। लास्ट लाइन निकाल रहे हैं हम, ये वाली वेवलेंथ देखो छोटी होती होती सबसे छोटी आएगी। यहां से लैम्डा की वैल्यू करीब करीब 1 बाई आर, और 1 बाई आर की करीब करीब वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम, यानी आखिरी लाइन घटते 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 911 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे कोई पूछे लाइमन सीरीज की जो सीक्वेंस है वो क्या है, 1216 से लेके 911, बीच में बहुत सी और है, गायब कर दी, 5, 6, 7, 8। धीमे देखो पास भी आ रही है, अभी डिफरेंस ज्यादा है फिर कम हुआ वो, अब इतने में पता नहीं कितनी लाइंस हैं, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, सब इसी में। कमाल की बात यह है कि सबसे बड़े ट्रांजिशन से आई सबसे छोटी वेवलेंथ, और सबसे छोटे ट्रांजिशन से आई सबसे बड़ी वेवलेंथ। नोट कर ले, बस एक सीरीज समझाया, बाकी अब अपने आप समझ जाओगे। तो मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट वेवलेंथ अगर आपको चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको चाहिए, अगर आपको लॉन्गेस्ट लैम्डा चाहिए तो यू शुड गो फॉर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, है कि नहीं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए थी, सबसे छोटा ट्रांजिशन चुन लिया। अगर आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए किसी सीरीज की, तो यू हैव टू गो फॉर द लार्जेस्ट ट्रांजिशन। समझ गए? मतलब इन्फिनिटी से n1 पे आओ, और यहां पे n1 के जस्ट ऊपर से आओ। याद रखना ये बात, नोट कर लो, सबसे छोटी वेवलेंथ मिलेगी सबसे बड़े ट्रांजिशन से। ये बड़ा आसान भी है समझना है, अगर आप याद करो तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो थी hc बाय लैम्डा, वो आ रही थी en2 माइनस en1 से, है? अब आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जा रहे हो डिफरेंस, वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस भी तो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जितना बड़ा ट्रांजिशन करोगे, जितना बड़ा ट्रांजिशन करोगे उतना बड़ा एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा लैम्डा उतना छोटा। बात समझ में आई कि नहीं? एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है 3.4, 13.6, और यहां एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा 13.6 और 0। जैसे जैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा की वैल्यू घटेगी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे बड़ा लैम्डा चाहने के लिए डिफरेंस सबसे छोटा चाहिए, और सबसे छोटा लैम्डा चाहने के लिए डिफरेंस सबसे बड़ा चाहिए। क्लियर हो गई बात? नहीं समझे? जैसे जैसे ट्रांजिशन बड़ा कर रहे हो वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ रहा है। देखो ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये डिफरेंस कम है। जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा लैम्डा उतना छोटा। तो सबसे बड़े ट्रांजिशन में सबसे छोटा लैम्डा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन गिरकर कहां पे आए, n इज इक्वल्स टू 1। इसकी जितनी भी वेवलेंथ है कोई भी विजिबल रीजन में नहीं है। 1216 से 911 कोई विजिबल नहीं। ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में? अल्ट्रा वायलेट रीजन, इनविजिबल रीजन। ऐसे ही कई सीरीज हैं, अब सबको नहीं बताएंगे, डिटेल आपको एक बताया, बाकी सीरीज बता रहे हैं क्या होती है। नोट कर लें, मिटा रहे हैं? ओके। हाँ, तो ऐसे ही कई सीरीज बनती हैं। जरा ध्यान से देखें, एनर्जी लेवल्स में बनाता हूं।
ठीक है, ऐसे एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं हमारे। ठीक है, चलते 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 कहीं पे n टेंड्स टू इंफिनिटी भी आ ही जाएगा। जहां पे एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी एनर्जी के वैल्यूज नहीं लिख रहे हम। n की वैल्यू यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आए, थर्ड से फर्स्ट पे आए, फोर्थ से फर्स्ट पे आए, फिफ्थ से फर्स्ट पे आए, ला 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 इंफिनिटी से फर्स्ट पे आए, अगर n1 की वैल्यू 1 है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लाइमन सीरीज, और ये फॉल करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसका लैम्डा निकालना हो, लैम्डा तो किसी का भी निकालना हो, एक ही फॉर्मूला है क्या, 1/λ, इंफिनिटी से नहीं लाए क्या फॉर्मूला देखिए, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2², और क्या बात याद रखनी है, 1/r की अप्रॉक्स वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। ये सब करके आप इसके कोई भी लैम्डा निकाल सकते हो, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट से एक्साइट होकर थर्ड में चला गया, पर गिरते वक्त सीधा फर्स्ट में नहीं आया, पहले 2 में गिरा, तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 में गिरा, फोर्थ से 2 में गिरा, फिफ्थ से 2 में गिरा, 6 से 2 में गिरा, 7 से ला 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 या इंफिनिटी से 2 में गिरा, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन n1 की वैल्यू 2 ले ले, यहां पे 2 गिरेगा 2 पे ही, उस केस में जितनी भी वेवलेंथ निकली, जितने भी फोटोन निकले, उस सीरीज को बोला बाल्मर सीरीज। अच्छा, कमाल की बात यह कि पहले बाल्मर डिस्कवर हुआ था, तब लाइमन सबसे पहले ये, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आता है। अभी इसकी वेवलेंथ निकलवाएंगे आपसे हम। ये विजिबल रीजन का है, करीब 3500 से 6500 में आता है। ये विजिबल रीजन के इसमें वेवलेंथ है, पहले यही डिस्कवर, क्योंकि ये देखा था, और इसके लिए बाल्मर ने दूसरा फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला भी नहीं दिया था। पहली बार बाल्मर ने ही फॉर्मूला दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, अरे जब दिखेगा तब पता चलेगा ना, ये सब तो बाद में डिस्कवर हुआ, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो उन्होंने एक लैम्डा कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला दिया था। फिर नील बोर के साथ बैठ के टेबल पे चाय वाय पिए, उन लोग डिस्कशन हुआ, बोले नहीं वो फॉर्मूला अच्छा नहीं है, ये फॉर्मूला बेटर है, तो सबको एक्सप्लेन करेगा। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आता है, 5 से 3 पे आता है, 6 से 3 पे आता है, 7 से 3 पे, 8 से, 9 से, 10 से या इंफिनिटी से 3 पे आता है, अगर इलेक्ट्रॉन 3 पे आता है, लाइमन बाल्मर, तो इसको हम बोलते हैं पैश्चन सीरीज। ये फॉल करता है इंफ्रारेड रीजन में, लो इंफ्रारेड रीजन, सो दिस फॉल्स इन लो इंफ्रारेड रीजन, लाइमन बाल्मर पैश्चन। अगर इलेक्ट्रॉन 4th पे आता है, 5 से या 6 से या 7 से या 8 से या 9 से या कहीं इंफिनिटी से, अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 4th लेवल पे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज भी आती है लो इंफ्रारेड रीजन में, लाइमन पैश्चन और ब्रैकेट दोनों। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन गिरता है 6 से 5th पे, 7 से 5th पे, 8 से 5th से, ला 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 इंफिनिटी से 5th पे, यानी अगर n1 की वैल्यू 5 है, गिरेगा 5 पे ही, तो ये जो सारी वेवलेंथ मिली, इनको हम बोलते हैं फंड सीरीज, PFUND, फंड सीरीज। ये आती हैं हाई इंफ्रारेड रीजन में, फंड सीरीज, हाई इंफ्रारेड रीजन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यदि 7 से 6 में गिरा, 8 से 6 में गिरा, 9 से 6 में गिरा, 10 से 6 में गिरा या इंफिनिटी से 6 में गिरा, यानी n1 की वैल्यू अगर 6 हो गई, तो इसको हम बोलते हैं हमफेरी सीरीज, हमफेरी सीरीज, और ये भी आती है हाई इंफ्रारेड रीजन में। इसको हम बोलते हैं इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कहीं से भी पहले में आए तो लाइमन, कहीं से भी दूसरे में आए तो बाल्मर, कहीं से भी तीसरे में आए तो पैश्चन, कहीं से भी चौथे में आए तो ब्रैकेट, 5वें में आए तो फंड, 6वें में तो आए हमफेरी। ये फॉल किया अल्ट्रावायलेट में, इसकी वेवलेंथ विजिबल है, ये इंफ्रारेड रीजन्स की निकलेंगी, ये भी इंफ्रारेड है। अब ये हाई इंफ्रारेड है यानी ज़्यादा बड़ी इंफ्रारेड्स, और ये लो इंफ्रारेड, छोटी इंफ्रारेड रीजन। वेवलेंथ लगातार बढ़ती जाएगी, ये क्लियर रखो। इस सिरे से उस सिरे पे जाओगे,
लाइमन से हम्फेरी तक वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज करेगी। याद रखना कि इस डायरेक्शन में जब आप भागोगे सो लैम्डा इंक्रीज करेगा। अब आपसे कोई कहता है कि बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, बोलो बोलो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे बड़े ट्रांजिशन से, यानी इंफिनिटी से 2 पे आ जाओ, यहां इंफिनिटी रख दो, यहां 2 रख दो, बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आगे नीट का सवाल ये सब आता है। कोई आपसे कहता है बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी सबसे छोटे ट्रांजिशन से, यानी ये वाला, यानी 3 से 2 पे आ जाओ, बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कोई आपसे कहता है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ये हुई फर्स्ट लाइन, ये हुई सेकेंड लाइन, यानी कहां से आना है, 4th से 2 पे आना है, यहां 4 यहां 2 लैम्डा। इस तरह सवाल आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोटोन इमिटेड फॉर थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कहां से, फर्स्ट लाइन आएगी सेकंड से, सेकंड लाइन थर्ड से, थर्ड लाइन फोर्थ से 1। शॉर्टेस्ट निकालना है सबसे बड़ा ट्रांजिशन डाल दो, और लॉन्गेस्ट निकालना है सबसे छोटा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फंड सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां से मिलेगी, इससे नहीं, सबसे छोटे ट्रांजिशन 6 से 5th। क्लियर है? एक सवाल करो जरा, नोट कर लो इसको, पॉज करके मिटा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक सवाल आप करो। पॉज करके उसे खुद से करेंगे सब लोग, देखें कितना आया। क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। चलो पॉज करके ट्राई करो। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ट्राई करें फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, ट्राई करें पॉज करके। ठीक है, हो गया, ट्राई कर लिया। कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो यार 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। कुछ बातें पहले से क्लियर कर लो। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू तो 1 होगी, और बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, सेकेंड शेल पे, यानी N1 की वैल्यू तो 2 ही होनी है, सेकेंड शेल यानी N1 की वैल्यू 2। अब बात आती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर ले भाई। शॉर्टेस्ट लैम्डा कब मिलेगा, जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन हो, लार्जेस्ट ट्रांजिशन हो। जब सबसे बड़ा ट्रांजिशन करोगे तो सबसे छोटी वेवलेंथ मिलेगी। लार्जेस्ट ट्रांजिशन मतलब इंफिनिटी से 2 पे आ जाए, फॉर्मूले पे रख दो 1/λ इज इक्वल्स टू R, Z की जगह 1 का स्क्वायर, 1/N1 2 का स्क्वायर, 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ 0 हो गया, 1/λ इज इक्वल्स टू R, 2 का स्क्वायर 4, R/4। यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1/R, बोलो सही, लैम्डा इधर 4 × 1/R। 1/R करीब करीब 911 एंगस्ट्रॉन्ग, तो लैम्डा इज 4 × 911 एंगस्ट्रॉन्ग। 4 1 4, 4 1 4, 4 9 36, करीब करीब 3644 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल गई, शॉर्टेस्ट लैम्डा 3644 एंगस्ट्रॉन्ग बाल्मर सीरीज का। देखो बाल्मर सीरीज था तो आएगा इलेक्ट्रॉन कहां पे, सेकेंड ऑर्बिट पे या सेकेंड एनर्जी लेवल पे, बोलो सही है। n इज इक्वल्स टू 2 पे। कहां से ले आए हम, इन्फिनिटी से ले आए, सबसे छोटी वेवलेंथ। और सबसे बड़ी वेवलेंथ कहां से मिलेगी, जब एकदम सबसे छोटा ट्रांजिशन करें। शॉर्टेस्ट के लिए सबसे बड़ा ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2। यहीं पे दूसरा वाला सवाल कर लें, नोट कर लिया। मान लो यहीं पे हमसे पूछ ले कि हमें क्या चाहिए हो, लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट लैम्डा। इसके लिए क्या करो, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, बाल्मर सीरीज का स्मॉलेस्ट। तो बाल्मर सीरीज में आना कहां पे है, 2 पे। सबसे पास कहां से आ सकते हो, 3 से, तो 3 से 2 पे आ जाओ, खत्म।
1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, जेड की जगह 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 कहाँ हो गए 2 पे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, 4 और 9 का एलसीएम बोलो 36, और इधर हो जाएगा 9 माइनस 4, 5/36। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 36/5 इंटू 1/r। तो लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 36/5 इंटू 911 की जगह 910 ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा ना, 911 कटेगा नहीं। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 41, 5 8 जा 40, 10, 5 2 जा 10, 182। सो लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 182 इंटू 36, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 49, 6 1 जा 6, 4 10, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 9 6 15 5 6 5 5 2 एंगस्ट्रॉम। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई। अप्रोक्सीमेट। तो ध्यान से देखो, जो बाल्मर की रेंज है कहीं ना कहीं उसमें कुछ विजिबल रेडिएशन भी होंगी, कुछ बाल्मर इनविजिबल भी है, देख रहे हो 3600 से स्टार्ट, वो सब दिखाई नहीं पड़ेगा, पर जो 4000 से 6552 के बीच में रेडिएशन है ये तो दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ बाल्मर सीरीज की जो लाइंस हैं वो विजिबल रीजन में आती हैं या वो देखी जा सकती हैं, लाइट के रीजन में है। क्या लाइट के सारे कलर्स दिखेंगे बाल्मर में? नहीं। हाइड्रोजन के लिए नहीं हो सकता, किसी और एटम के लिए दिखे, सोचो ना, किसी और एटम के लिए जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, किसी और एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हो सकता है बाल्मर में किसी और एटम में बात की वेवलेंथ भी दिखे, बात की वेवलेंथ मतलब 7000 8000, रेड वगैरह भी दिख जाए, यहाँ तो रेड वगैरह नहीं दिखेगी ना। क्लियर है? फिर भी है तो एक इसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है कि नहीं, पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो किसी भी आप अब सीरीज की शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कर सकते हो। इसी में बोल दे सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ये देखो फर्स्ट लाइन 3 से हो गई, सेकंड लाइन कहां से हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 4 से। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज n इज इक्वल्स टू 5 से ले आना। कर लोगे? बहुत बढ़िया। मिटा रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप सभी सीरीज का शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल के लिख लो। तो देखो सबकी रेंज क्या है, कौन इंफ्रारेड है, कौन अल्ट्रावायलेट है ना। चलो ये हुई कहानी, ये तो हो गया पूरा आपका स्पेक्ट्रम का मैटर। अब एक टॉपिक और आता है, कंपटीशन सवाल भी पूछ लेते हैं, बढ़िया सवाल है। ये सवाल क्या है, सवाल के फॉर्म में बताएं या टॉपिक बढ़ाते हैं? चलो, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस, किसी ट्रांजिशन में कितनी लाइंस बनेंगी, स्पेक्ट्रम पे कितनी लाइंस बनेगी, इसको ऐसा ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशंस। किताब में यूनिक वर्ड नहीं लिखता, मैं लिख रहा हूं, या ऐसे भी हो सकता है नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स, जैसे भी पढ़ो। किताब में होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या नंबर ऑफ वेवलेंथ, यूनिक ही होती है वैसे। ये सवाल मान लो आ जाए कि क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि कितनी नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या कितनी नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स हैं जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1। पहला सवाल, n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। यहाँ पे 2 भी होगा। देखो इसको करना कैसे है, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड पे पहुंच गया है तो थर्ड से 1 पे आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 पे आए और फिर 2 से 1 पे आए। अब टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिक, या ऐसे लिख दो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू 3। अच्छा दूसरा करो, मान लो बोल दे इलेक्ट्रॉन फोर्थ से यहाँ आ जाओ, मान लो बोल दे इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे आया, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसा करने के कितने रास्ते हैं, सोचो, पॉज करके सोचो। कितने रास्ते हैं, सोचो, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। कितने आए, 6 रास्ते हैं। देखो कैसे नहीं आया समझ में। एक ये रास्ता,
एक ये रास्ता, एक ये, एक ये। अब इसमें आपको ज्यादा गिन रहे हो अभी बताते हैं। एक तो ये वेवलेंथ निकलेगी जब n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 पे आओगे। एक वेवलेंथ ये निकल सकती है कि 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए। एक निकल सकती है 4 से 2 पे, ये ट्रांजिशन कहीं दिख रहा है नहीं, 4 से डायरेक्ट 2 पे, एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 2 रखी, 1/λ लगाया, एक नई वेवलेंथ की वैल्यू आई, n1 की वैल्यू 2 हो गई, n2 की वैल्यू 4, ये नया लैम्डा निकल आया। बट ये वाला देखो पहले ही गिन चुके हो आप, ये वाला वेवलेंथ तो आप निकाल चुके हो 2 से 1 वाला, तो इसको फिर से काउंट थोड़ी ना करेंगे। जैसे यहां पे ये वाला आप पहले से ट्रांजिशन काउंट कर चुके हो 4 से 3, इसकी लैम्डा देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स। एक वेवलेंथ 4 से 1 की निकल सकती है, एक हो सकता है 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1, तो 3 वेवलेंथ इस तरह की। एक हो सकता है 4 से 2 पे आए, पर 2 से 1 तो हम गिन चुके हैं ना पहले भी, इसको थोड़ी ना फिर से गिनेंगे। इस तरह से इसको नहीं गिनेंगे और इसको गिनेंगे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6। अब मान लो हम तुमसे इस तरह से बोल दें कि 5 से 1 पे आया या 7 से 2 पे आया, तो हर बार बनाना पॉसिबल नहीं है, टाइम टेकिंग है ना। अभी 7 से 1 कर दें तो बहुत टाइम लगेगा, या 5 से 1 कर दें तो इतना बनाने का समय नहीं लेंगे। फॉर्मूला आप इसका डायरेक्ट डालेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ का। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, खत्म। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लगाओ n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस n1 कितना है 1, फिर 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 1 हुआ 2, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, कितना आया आंसर 3। यहाँ पे लगा लो, समझ रहे हो, n2 माइनस n1, n2 जहाँ से आ रहा है किससे आ रहा है 4 से, माइनस n1 हो गया 1, 4 माइनस 1 प्लस 1, n2 माइनस n1, 4 माइनस 1, फिर प्लस 1 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 इज 3, ये हो गया 4/2, 2 2 सा 4 6। क्लियर है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो जब n2 से n1 पे जा रहे हो। क्लियर है ये टॉपिक। आपसे बोल दे 5 से 2, तो 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4, तो 3 इंटू 4/2, 2 2 सा 4, 3 2 सा 6 ट्रांजिशन उसमें भी है। 5 से 2 बना के भी चेक कर लेना। क्लियर है, मिटा दें, बहुत बढ़िया। ये सारी कहानी हो गई इमेजन स्पेक्ट्रम की। अब आपको मैं एक बार में बताता हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। पहला तरीका था इमेजन और दूसरा था एब्जॉर्प्शन। दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। जरिए आइए देखते हैं सेकेंड टाइप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमेजन में क्या था, एटम्स के अंदर से रेडिएशन निकला था। ये रेडिएशन कहां से आ रहा है, एटम के अंदर से। इलेक्ट्रॉन कूद कर वापस आ रहा है, बिजली चमक रही, बाहर रेडिएशन, बड़ा मजा आ रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि ये कोई लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, गायब कर देगा। देखो होगा क्या एब्जॉर्प्शन में, क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने गैस ली, हीट नहीं करेंगे इसको हम बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई एटॉमिक गैस है, कई किताब में लिख देता है कोल्ड एटॉमिक गैस। कोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मतलब सिंपल एटॉमिक गैस है, इसको हीट नहीं किया। और इसको हमने यहां से व्हाइट लाइट दी। क्या दी भाई साहब, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट दी। और फिर यहां से रेडिएशन बाहर भी निकलेंगे, यहां से कुछ रेडिएशन बाहर आए, जो भी बची कुछ लाइट थी वो बाहर आई। सामने हमने प्रिज्म लगा लिया, ठीक है ना, यहां हमने प्रिज्म और यहां हमने स्क्रीन रख दी। ये कहानी अलग है। इमेजन स्पेक्ट्रम में क्या किया था हमने, इसको हीट किया था, इसके अंदर से अपने आप रेडिएशन निकल आ गई। इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया, इसके अंदर से रेडिएशन निकल आई। इमिट कर रहा था एटम, यहां इमिट नहीं कर रहा, यहां हम बाहर से व्हाइट लाइट दे रहे हो, उसकी कोई हीटिंग नहीं कर रहे। जब हमने व्हाइट लाइट दी, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे स्क्रीन पे, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि विबग्योर बनेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, यही तो हम सोचेंगे। मैंने लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया था कि व्हाइट लाइट के सामने प्रिज्म रख दो, व्हाइट लाइट सामने प्रिज्म, तो सामने स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स दिखेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हमने व्हाइट लाइट के सामने एक एटॉमिक गैस डाल दी। इस गैस ने क्या किया ना, व्हाइट लाइट के कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लिए। मतलब है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, पर इसमें से कुछ कलर बीच बीच से गायब है।
है तो कंटिन्यूअस, सारी वेवलेंथ है, पर बीच से अचानक से एक वेवलेंथ गायब। डार्क लाइंस दिखी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम with some specific wavelengths missing। पिछली बार कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखी थी, इस बार स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग है। मतलब इसको ऐसे देखें स्क्रीन पे, यहां पे सारी वेवलेंथ दिख रही है, घर 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 घर, अचानक से बीच में डार्क लाइन आ गई, ये वेवलेंथ नहीं मिली। बाकी सारी वेवलेंथ हैं, थोड़ी देर बाद फिर एक डार्क लाइन आ गई, ये वेवलेंथ नहीं मिली, फिर डार्क लाइन आ गई, ये वेवलेंथ नहीं मिली, फिर डार्क लाइन आ गई, ये वेवलेंथ नहीं मिली। यानी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, सब कुछ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, डंग 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 डंग, 4000 से 8000 में सारी वेवलेंथ है। अचानक से 20 से देखा 4600 गायब, 4599 के बाद 4601 आ रहा है, 4600 गायब। बीच में आपको क्या मिल रही हैं? डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम, यानी कुछ वेवलेंथ गायब हो गई। पिछली बार कुछ ही वेवलेंथ मिली थी, इस बार कुछ वेवलेंथ गायब, यही डिफरेंस है। इमेजन में क्या हुआ कि कुछ ही वहां पे 1 2 3 4, अरे भैया सिर्फ 4 ही लाइट आ रही है, हाँ क्योंकि एटम ने 4 ही इमिट किए, 4 ट्रांजिशन हुए हैं अंदर, 4 ट्रांजिशन हुए अलग अलग तरह के, तो 4 वेवलेंथ दिखी। यहां क्या हुआ, यहां व्हाइट लाइट हमने खुद से दी अपनी, ऐसा टार्च जला के व्हाइट लाइट ले ले, इसने व्हाइट लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब कर ली लाइट, कुछ पर्टिकुलर एब्जॉर्ब कर ली, 3-4 वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, बाकी सब जाने दिया। तो यहाँ एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो बना है, पर उसमें से बीच बीच में ये कलर गायब है, बढ़िया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन की, ग्रीन में एक लाइन गायब है, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होते होते बीच में अचानक से एक जगह गायब दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। वायलेट से इंडिगो आया, इंडिगो हल्का होते होते बीच में देखा एक जगह डार्क एकदम, वहां कोई कलर नहीं पहुंचा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद सम स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग, या डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम हमें दिख रही है। दिस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिनोमेना बड़ा आसान है, इसको समझना बड़ा आसान है, तो बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन तो इसका बहुत आसान है, जरा सुन लो, बाकी फॉर्मूला तो सेम बैठेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? मान लो वही अपना हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मस्त, इलेक्ट्रॉन वही ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, आपने यहां से व्हाइट लाइट दी, व्हाइट लाइट मतलब आपने एनर्जी दी है। अब व्हाइट लाइट में हर तरह की वेवलेंथ है, हर तरह की, 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ विजिबल पे एक्सपेरिमेंट किया गया, इनविजिबल पे भी किया गया, उसको ऑब्जर्व करने के दूसरे तरीके थे। जब इनविजिबल रेडिएशन, यहां से हमने अल्ट्रावायलेट रेज दी, बंच ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज दिया, तो उसकी कुछ वेवलेंथ आई, बीच बीच से कुछ गायब, मैक्सिमम वेवलेंथ तो यहां दिख रही थी अल्ट्रावायलेट की। इधर से हमने, जरूरी नहीं व्हाइट लाइट, हर कोई व्हाइट लाइट से खेले, जरूरी थोड़ी था। आपने कोई और यहाँ पे लाइट दी, अल्ट्रावायलेट दी, तो अल्ट्रावायलेट का पूरा स्पेक्ट्रम तो बना कंटिन्यूअस, बीच बीच से कुछ रेज गायब हो गई। तो हुआ क्या, जैसे आपने, जैसे मान लो व्हाइट लाइट एग्जाम्पल के लिए 4000 से 8000 यहाँ सब कुछ है। अब इलेक्ट्रॉन को इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भाग गई, मतलब उस वेवलेंथ से इसका काम बन गया, उस वेवलेंथ की जो एनर्जी थी वो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर। इलेक्ट्रॉन को यहां से कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा अच्छा लग गया, कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा की जो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ फोटॉन, बहुत आसान है, hc बाय लैम्डा, वो एनर्जी मैच कर गई En2 माइनस En1 से। इलेक्ट्रॉन बड़ा खुश, तुम हमारे काम की एनर्जी हो, रुको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी बड़ा चूजी है, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इसको एक समोसा दे दो खा लेगा, एक बिस्किट दे दिया वो भी खा लिया, उसके बाद तुमने पनीर रोल दिया वो भी खा लिया, ना, उसको वही चाहिए 1.7 समोसा, जिससे उसका काम बने। इलेक्ट्रॉन ऐसी एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा जिससे वो यहां से सीधा यहां कूदे, या यहां से यहां कूदे, या अगली ऑर्बिट में। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेके बीच में रुक जाए। समझ रहे हो? बेगर नहीं है वो कि कुछ भी दे दो साहब, जो मिलेगा खा लेगा, भूखा नहीं बैठा है, अपने मतलब की वेवलेंथ को खींचेगा, ऐसी वेवलेंथ इसमें से खींचेगा जिस वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी गैप के बराबर, एग्जैक्ट गैप। जैसे मान लो यहां से इसको, ये याद है ना, -13.6, ये कितना था -3.4, मान लो इस फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, पकड़ लेगा, आजा जा 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 10.2 लेके कचक कूद गया। अब क्या हुआ, जब बाहर ये व्हाइट लाइट निकली, बाहर जो ट्रांसमिटेड लाइट निकली, ये जो बाहर ट्रांसमिटेड लाइट निकली, इसमें से कुछ वेवलेंथ गायब हो गई, है कि नहीं?
अब इसमें से ये पर्टिकुलर लैम्डा तो गायब हो गया ना, जिसको ये खा गया, तो वहां पे आपको डार्क लाइट दिखी स्पेक्ट्रम में। बाकी तो पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है, ऐसे लाइट आई, अपना डिस्ट्रीब्यूट हुई, सब जा रही, अरे बीच से एक खा गया एटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको लेके जंप कर गया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखाएगा, आप समझ रहे हो ना, जिससे यहां से यहां जंप कर सके, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां रहा हो, यहां से यहां जंप कर सके, या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सके, जिससे वो दूसरे एनर्जी लेवल पे पहुंच पाए। मतलब ऐसे फोटॉन्स या ऐसे वेवलेंथ जिनकी एनर्जी करेस्पॉन्ड करे En2 माइनस En1 को। अब जरा एक बात बताओ, जो लाइंस यहां मिसिंग है वही लाइंस वहां मिलती हैं। वहां वही फोटॉन्स या वही वेवलेंथ तो मिल रही थी जिनकी एनर्जी En2 माइनस En1 के बराबर थी। यानी इमेजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस दिखाई पड़ती हैं, एब्जॉर्प्शन में एग्जैक्टली वही लाइंस गायब हो जाती हैं। नहीं आया? बोलो। इमेजन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के वापस यहां आता था, तो तब भी तो इलेक्ट्रॉन वही वेवलेंथ इमिट कर पाएगा जो En2 माइनस En1 के बराबर हो। क्या हर तरह की वेवलेंथ इमिट करता था? नहीं, वही इमिट करेगा जो इसके डिफरेंस की एनर्जी से बनती हो, इनके डिफरेंस की एनर्जी से। इनके डिफरेंस की एनर्जी से जो लैम्डा बनेगा वही इमिट करता था, और उन्हीं लैम्डा को ये एब्जॉर्ब भी करता है। यानी इमेजन में जो पर्टिकुलर 4 लाइन या 5 लाइन या 10 लाइन दिख रही थी, वही पर्टिकुलर 4, 5 या 10 लाइन एब्जॉर्प्शन में गायब होती हैं। क्लियर है? द स्पेसिफिक लैम्डा दैट अपीयर्स, द स्पेसिफिक wavelengths that appear in emission spectrum, those same wavelengths are missing in, बोलो, absorption स्पेक्ट्रम। किसी के इमिशन स्पेक्ट्रम में अगर आपको 4000, उसके बाद 4400, उसके बाद 5000 ये वेवलेंथ मिली हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ गायब होगी। सोचना इस पे और सोच विचार करना। क्लियर है? बाकी फॉर्मूला तो इसका भी सेम है, देख ही रहे हो, वैसे ही जंपिंग हो रहा है, या N1 N2 की वैल्यू चेंज कर देना, और क्या। क्लियर है? तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, और ये चैप्टर भी यहीं पे होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।